नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और कल हमने बात की थी कि वायुमंडल की उत्पत्ति की, और अब उसके आगे का जो टॉपिक है आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आगे का जो टॉपिक है वो है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना हमने कल भी इसकी बात की थी। जैसे बात की थी, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी के चारों ओर जो क्या है, ये गैसीय आवरण है। वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। और इसमें मैंने बात की थी कि क्या मिलती हैं, गैसें मिलती हैं। जल वाष्प की बात की थी, वाटर वेपर की, और किसकी बात की थी, धूल कण की बात की थी। ये हमने बात की थी पृथ्वी की संरचना। अब हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, वायुमंडल की ऊंचाई की। वायुमंडल की ऊंचाई हमने इसकी बात की थी कि ये हमारे पृथ्वी का क्या है, सागर तल है। और इससे लगभग 16,000 किलोमीटर या 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, हमारा वायुमंडल फैला हुआ है। अब ये तो वायुमंडल की ऊंचाई के बारे में हो गया, परंतु कई बार वायुमंडल का भाग पूछ लेता है, उसका भार पूछ लेता है। जैसे पूछ लिया वायुमंडल का 99% भाग किसकी बात कर रहा है, 99% किसकी बात कर रहा है, भाग की, यानी उसका तो पूरे वायुमंडल का कितना, 99%। तो वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 99% की बात हो गई। अब बात कर ले क्या 75% तक, जो 75% है वो 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और अब बात किसकी कर ले, 50% की बात कर ले, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, 6 किलोमीटर होगी। क्या होगी, 6 किलोमीटर होगी। अब इसके बाद में एक अन्य भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम था स्ट्रोलर के अनुसार इन्होंने ना वायुमंडल की ऊंचाई है वो देखो, उन्होंने ये कहा था कि वायुमंडल का कुल 97% जो भाग है वो 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक क्या है, विस्तृत है। किसके अनुसार, स्ट्रोलर के अनुसार वायुमंडल की जो ऊंचाई का 97% भाग है वो सिर्फ 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक क्या है, विस्तृत है। तो ये हो गया उसका ऊंचाई के हिसाब में, किसकी, वायुमंडल की ऊंचाई के हिसाब में। अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल में गैसों का वितरण। किसमें, वायुमंडल में गैसों का वितरण। उससे पहले एक और आता है कि वायुमंडल गैसों का यौगिक है या मिश्रण। तो आप ये बात ध्यान रखना कि वायुमंडल है वो गैसों का यौगिक नहीं है। क्या है, यौगिक नहीं है, वो गैसों का एक क्या है, मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। तो आप ये लिखोगे कि वायुमंडल गैसों का यौगिक न होकर एक क्या है, मिश्रण है वायुमंडल। ठीक है। अब बात करते हैं गैसों के वितरण की। हाँ चलो देखिए,
वायुमंडल में गैसों का वितरण, ठीक है, वितरण की बात कर रहे हैं। और वितरण है वो हम ऊंचाई के आधार पर देखेंगे। किसके आधार पर? ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर गैसों का वितरण। देखिए मैंने ये कहा, ये हमारा क्या है? धरातल है। और ये इसकी क्या है? ऊंचाई है भैया। देखो धरातल और ये क्या है? ऊंचाई। यदि बात करें कहाँ तक की? 20 किलोमीटर तक की। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सी गैस पाई जाती है? वो है कार्बन डाई ऑक्साइड। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सी पाई जाएगी? कार्बन डाई ऑक्साइड पाई जाएगी। यदि किसकी बात करें? 100 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो कौन सी गैस पाई जाएगी? एक तो पाई जाएगी ऑक्सीजन, और दूसरी है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। ये मिलेगी। अब बात करें 125 किलोमीटर तक, तो कौन सी गैस मिलेगी? वो है ओजोन। ठीक है। अब बात करें किसकी? 125 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर तो कौन सी गैसें मिलेगी? हल्की गैसें मिलेंगी। कौन सी मिलेंगी? हल्की गैसें। जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। ये गैसें हमें 125 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर क्या मिलेंगी? हीलियम और हाइड्रोजन मिलेगी। ये तो हो गया ऊंचाई के आधार पर गैसों का वितरण। यदि ये पूछ ले कि कितने किलोमीटर तक सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का वितरण इस हिसाब से लिखा है। यदि पूछ ले कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कितनों किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं, तो वहां पर आंसर इसका है ना वो 90 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर। यहाँ पर सर्वाधिक सघन की बात कर रहा हूँ, इतने किलोमीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, पाई जाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो जितनी उसकी मात्रा है उसका सर्वाधिक जो सांद्रण है वो कहाँ पाया जाता है? 20 किलोमीटर तक। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का 100 किलोमीटर तक। ओजोन का 125 किलोमीटर तक। और इसके बाद में जो इतनी भी वो क्या है हल्की गैसें हैं वो मिलेगी। यदि पूछ ले, ये पूछ ले मान लो कि जलवाष्प व कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाते हैं, तो वहां पर जो आपका आंसर है वो 90 किलोमीटर हो जाएगा। और जैसे मान लो ऑक्सीजन के बारे में पूछ लिया, ऑक्सीजन के बारे में ये पूछ लिया कि वायुमंडल की कितनी ऊंचाई पर जाते ही ऑक्सीजन क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है। तो वहां पर आपका जो आंसर होगा वो 120 किलोमीटर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो कि जितने भी जो बुकें हैं उनमें ये दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया ऊंचाई के आधार पर गैसों का वितरण। तो गैसों के वितरण के बाद में अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की औसत मात्रा की बात करते हैं। तो हम उसे एक सारणी के रूप में समझेंगे। जैसे मान लो वायुमंडल में पाई जाने वाली
गैसों की औसत मात्रा। तो हम इसको एक सारणी से पढ़ते हैं। जैसे देखो यहां पे हम पहले लिखते हैं क्रम संख्या, यहां पर लिखेंगे गैस का नाम, और यहां पर लिखेंगे आयतन, किसमें, प्रतिशत में, और यहां पर किसकी बात करेंगे, भार की बात करेंगे। तो क्रम संख्या में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली वो है नाइट्रोजन। कौन सी है, नाइट्रोजन है। अभी यहां पर सिर्फ औसत मात्रा देखेंगे और नाइट्रोजन के बारे में इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन है जो उसका कुल आयतन है वो है 78.08%। यदि भार की बात करें तो इसका भार है 75.52%, ठीक है ना। ये उसका क्या है, भार है। यानी वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। यदि हम दूसरी की बात करें तो वो कौन सी है, ऑक्सीजन की है। कितनी मिल पाई जाती है, 20.94%। यदि भार की बात करें तो वो लगभग कितना पाया जाता है, 23% पाया जाता है। और यदि पॉइंटों में बात करें तो 23.14%, ठीक है। अब इसके इन दोनों के बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाती है। नीचे ऑप्शन में ये आता है 99%, 99% से कम, 99% से अधिक, उपयुक्त सभी। तो आप ये बात ध्यान रखना कि इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कितना होता है, 99.02%। तो ध्यान रखना ये 99% से क्या होती हैं, अधिक होती हैं। दोनों की बात करें सम्मिलित रूप से तो क्या होती हैं, अधिक होती हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं किसकी, ऑर्गन की। यानी वायुमंडल में पाए जाने वाली सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है, ऑर्गन है। 0.93% पाई जाती है। भार की बात करें तो 1.28% इसका क्या है, भार है। 4 नंबर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। यानी वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक भारी गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अनुपात 0.03% में पाई जाती है। अब इसके बाद में देखो 5 नंबर पर नियोन, ठीक है। 6 नंबर हीलियम, 7 ओजोन, और 8 नंबर है हाइड्रोजन। 8 नंबर क्या है, हाइड्रोजन। तो ये इनका क्या हो गया, क्रम हो गया। क्या हो गया, क्रम हो गया। अब प्रश्न कैसे पूछता है, क्रम के अनुसार भी पूछ लेता है, परंतु क्रम में कैसे पूछता है वो देखिए। 2 नाम आते हैं, जैसे एक तो नाम आता है अवरोही, एक आता है आरोही। अब इस अवरोही और आरोही के चक्कर में फंस जाते हैं। तो आप ध्यान रखना कितने हैं ये, 4 हैं। मान लो इसके आगे लिख दो उतरते, और इसमें कितने, 3, तो यानी चढ़ते। इससे आपको ध्यान कैसे रहेगा, ये देखो उतरते यानी कहीं ऊपर चढ़ा है तो ही नीचे उतरेगा, अन्यथा तो कहां से उतरेगा। आरोही का मतलब यानी चढ़ते, यानी नीचे है तभी तो ऊपर चढ़ेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखना। क्या जो मैंने ये क्रम लिखा है तो ये कौन सा क्रम हो गया, ये कौन सा क्रम हो गया, ये तो हो गया अवरोही। यानी ऊपर से नीचे आने वाला तो क्या हो गया, अवरोही। यदि नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा,
आरोही। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना, अवरोही और आरोही क्रम तो इस हिसाब से हो सकता है, ठीक है ना। आयतन के द्वारा भी पूछ सकता है, ऐसे क्रम भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की औसत मात्रा, ठीक है। और ये पूरी की पूरी आपको मैंने टेबल बना दी है, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब आगे देखिए, बात किसकी कर रहे थे, वायुमंडल की संगठन की। वायुमंडल का संगठन, हमने इस पर कल थोड़ी बहुत चर्चा की थी। मैंने ये कहा था कि वायुमंडल का संगठन है जो मुख्यतः 3 चीजों से मिलकर बना है। तो मैंने एक तो बात की थी गैसों से, दूसरा जल वाष्प, और तीसरी मैंने बात की थी धूलकण। यानी इन 3 चीजों से मिलकर क्या बना है, हमारे वायुमंडल का संगठन हुआ है, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले गैसों की। मैंने इसके बारे में आपको बताया था, 2 प्रकार की होती हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। देख लीजिए, ये तो यानी स्थायी या स्थिर गैसें, और ये मैंने क्या बताई थी, परिवर्तनशील गैसें। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि जो वर्तमान में जो गैसें हैं, जिस रूप में पाई जाती है, जितनी मात्रा में पाई जाती है, वह अपने अनुपात को क्या रखती है, बनाए रखती है। यानी उसमें क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। वो क्या कहलाती हैं, स्थायी गैसें या स्थिर गैसें। और जिन गैसों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, कभी ज़्यादा और कभी कम, तो वो क्या है, परिवर्तनशील गैसें हैं। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड थी, 50 साल पहले उसका स्तर क्या था, कम था, अब क्या है, ज़्यादा है। यानी उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो किस में आएगी, परिवर्तनशील गैसें। अब बात किसकी कर रहे हैं, स्थायी या स्थिर गैसों की। तो मैंने इसमें बात की थी किसकी, एक तो बात की थी नाइट्रोजन की, बात की थी ऑक्सीजन की, और बात किसकी की थी, ऑर्गन की। ये 3 तो क्या हैं, स्थायी हैं। और बाकी बच गई कौन सी, CO2। जल वाष्प में भी क्या होता है, परिवर्तनशील है ये भी, ठीक है ना। ओजोन है, क्या है, परिवर्तनशील है। जिनोन है, क्या है, परिवर्तनशील। हीलियम, हाइड्रोजन, जिनोन आ गया ना, जिनोन। तो इसके बाद में क्रिप्टोन, तो ये गैसें क्या है, परिवर्तनशील है। इनके बारे में हम कल बात कर चुके हैं, ठीक है। और अब हम गैसों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले नाइट्रोजन पढ़ते हैं। देखिए, हाँ, तो क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात करें तो आयतन कितना है इसका, आयतन है वो है 0.8%। भार की बात करें एक साथ ही देख लीजिए, दोबारा से लिख रहा हूं, ठीक है ना। नाइट्रोजन आयतन इतना और भार इतना। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, नाइट्रोजन के बारे में। तो पहली सी बात यह है, नंबर 1, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। नाइट्रोजन के बारे में इतना बताऊंगा
कि किसी बुक में एक साथ आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। देख लीजिए, यानी वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन है। पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि नाइट्रोजन कैसे बनी थी। सूर्य का प्रकाश पड़ा था, अमोनिया थी, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में टूट गई। हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या था? कम था। तो हाइड्रोजन तो कहाँ चली गई? ऊपर चली गई, और नाइट्रोजन यहाँ बनी रही, क्योंकि कौन सी गैसों में आती है? बाहरी गैसों में आती है, ठीक है ना, नाइट्रोजन। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नंबर 2, नाइट्रोजन की खोज। नाइट्रोजन की खोज है वो 1772 ईस्वी में थे। कौन? रदरफोर्ड। एक तो रदरफोर्ड था और इसके साथ में एक और था, उसका नाम था सेले। इनके द्वारा किसकी खोज की गई थी? नाइट्रोजन की क्या की गई थी? खोज की गई थी। और इस नाइट्रोजन का नाम क्या दिया था रदरफोर्ड ने? नाम की बात कर रहा हूं, तो नाम दिया था मेफेटिक एयर। किसका? नाइट्रोजन का, ठीक है। और इसी साल, कौन सी साल? 1772 ईस्वी में, ठीक है। और इसी साल सेले ने, कौन ने? सेले ने, इन्होंने ये कहा था कि वायुमंडल में मुख्यतः 2 गैसें पाई जाती हैं। कौन सी? 2 गैसें। वायुमंडल में मुख्यतः 2 गैसें पाई जाती हैं, यानी सबसे पहले नाइट्रोजन की जो पहचान है वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। कब? 1772 ईस्वी में। उनके साथ कौन थे? सेले थे, ठीक है। और तब उनका नाइट्रोजन का नाम क्या दिया गया था? मेफेटिक एयर। अभी तक इसका नाम क्या नहीं था? नाइट्रोजन नहीं था। फिर उसी साल सेले ने क्या कहा कि वायुमंडल में है ना मुख्यतः 2 प्रकार की गैसें पाई जाती है। एक तो क्या है? सक्रिय अंश है, और दूसरा क्या है? निष्क्रिय अंश है। यह बात किसने कही थी? सेले ने कही थी। किसने कही थी? सेले ने कही थी। इतनी बात आई ना आपको समझ में? देख लीजिए, सेले ने मुख्यतः कितने वायुमंडल में 2 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। एक तो क्या है? सक्रिय अंश है, और एक क्या है? निष्क्रिय अंश है। अब इसके बाद में एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता आए, वैज्ञानिक आए। कौन आए? फ्रांसीसी। कौन आए? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आई, और उन फ्रांसीसी का नाम था लवाजे। लवाजे महोदय आए, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस वायुमंडल में मुख्यतः 2 गैसें पाई जाती हैं, यानी नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से क्या किया? अलग किया। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से क्या किया? अलग किया। किसने? इन्होंने। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से अलग किया। किन्होंने किया था? लवाजिए ने। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से क्या किया? अलग किया था। अब इसमें पूछ ले कि सक्रिय कौन सा अंश था, तो ऑक्सीजन थी। वो क्या था? सक्रिय अंश था, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो आवर्त सारणी की जितने भी वो हैं गैसें उनके साथ क्या कर सकती है? क्रिया कर सकती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। तो जो इसका सक्रिय अंश था वो क्या था? ऑक्सीजन था। और उन दोनों को अलग किसने किया था? लवाजिए ने किया था। अब बात आती है कि सर इसका नाइट्रोजन नाम, तो इस गैस का नाम
ऑक्सीजन को अलग कर दिया। अब लवाजे ने जो ये गैस थी ना, ये नाइट्रोजन, अब इस गैस का नाम बदल कर उन्होंने क्या कर दिया था, एजोट कर दिया था। क्या कर दिया था, एजोट रखा। क्या नाम रखा, एजोट। किन्होंने, लवाजे ने। अब बात आती है कि नाइट्रोजन नाम कैसे पड़ा। तो इसके बाद जो आए उसका नाम था साप्टाल। ये साप्टाल महोदय थे। इन्होंने इस मेफिटिक एयर या एजोट एयर का नाम क्या रखा, नाइट्रोजन रखा। क्या रखा, नाइट्रोजन रखा। तो ये बात आप ध्यान रखना, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड व सेले ने समतट रूप से की थी, तब उसका नाम क्या रखा था, मेफिटिक एयर। ठीक है। उसी साल सेले ने ये कहा था कि वायुमंडल में मुख्यतः 2 प्रकार की गैसें पाई जाती है, एक तो सक्रिय गैस है और एक क्या है, निष्क्रिय अंश है। उसके बाद में लवाजे नाम का एक जो आया, उन्होंने ये कहा था, फ्रांसीसी था, उन्होंने ये कहा था, इन्होंने उस गैस 2 गैसों के नाम बताए थे, सक्रिय और निष्क्रिय। तो उसमें सक्रिय अंश को उन्होंने क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। किसको, ऑक्सीजन को। किससे, नाइट्रोजन से। जो नाइट्रोजन बची थी उसका नाम उन्होंने रखकर क्या रख दिया, एजोट रख दिया। अब एजोट, उसके बाद में जो साप्टाल महोदय आए थे, उन्होंने इस मेफिटिक एयर और एजोट एयर का नाम बदल कर क्या रख दिया, नाइट्रोजन रख दिया। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन नाम यहां आया। ठीक है, 2 बातें हो गई। अब देखिए, हाँ, बात नंबर 3, 2 बातें कर ली। बात नंबर 3 देखिए, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस प्रज्वलन को क्या करती है, को नियंत्रित करती है। यानी जो नाइट्रोजन गैस है, जो प्रज्वलन को क्या करती है, नियंत्रित करती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती तो चारों तरफ क्या होती, आग ही आग। यानी आग पर काबू पाना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता, यदि क्या नहीं होती, नाइट्रोजन नहीं होती। तो इनकी अनुपस्थिति में आग पर काबू नहीं पाया जा सकता था। वो गैस कौन सी थी, नाइट्रोजन। यानी प्रज्वलन की क्रिया को क्या करती है, नियंत्रित करती है। अब इसके बाद में इसकी बात नंबर 4, यानी इस गैस से क्या होता है, वायु दाब का क्या होता है, आभास होता है, और पवनों का भी क्या होता है, आभास होता है। कौन सी गैस से, नाइट्रोजन से। ठीक है, नहीं ये बात समझ में क्या, यानी वायुदाब का और पवनों का क्या होता है, आभास होता है। किसकी बात कर रहे हैं, वायुदाब और पवनों की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो वायुदाब का आभास व पवनों का आभास, यानी पवनों की शक्ति का लिख लो आप। पवनों की शक्ति का क्या होता है, आभास होता है। वह परावर्तन का भी क्या होता है, आभास होता है। कौन सी गैस के कारण, नाइट्रोजन के कारण। किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। और ये सारी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। क्या कहलाती है, नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। ठीक है, एक नाइट्रोजन चक्र वो कहलाती है कि उसका हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसके हिसाब हम देखेंगे
कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कैसे आती है और हम तक कैसे पहुंचती है वो देखेंगे। यानी वायुदाब और पवनों की शक्ति व परावर्तन का आभास कौन सी गैस के द्वारा? नाइट्रोजन के द्वारा। आगे देखिए नंबर 5। यदि मैं आपसे ये पूछूं क्या हम नाइट्रोजन को सीधा ग्रहण करते हैं, तो इसका मतलब ये हो कि हम नाइट्रोजन को सीधा ग्रहण नहीं करते, क्योंकि नाइट्रोजन है, किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन को हम सीधा ग्रहण नहीं करते, तो हमारे पास नाइट्रोजन कैसे पहुंचती है? उसका जो एक सर्किल बनता है, जैसे मान लो नाइट्रोजन है, ठीक है, तो जो पेड़ पौधे हैं उनकी क्या है? जड़ें, वो मिट्टी से क्या ग्रहण करती है? नाइट्रोजन। मिट्टी से क्या करती है? नाइट्रोजन। और इन पेड़ पौधों में जड़ों के कारण क्या आ जाती है? नाइट्रोजन आ जाती है। उन्हीं पेड़ पौधों से किस में आती है? जीव जंतुओं में आती है। और इन्हीं पेड़ पौधों के फल फ्रूट वगैरह हम खाते हैं। तो इसी चक्कर के रूप में हमारे पास वापस क्या आती है? नाइट्रोजन आती है। यानी डायरेक्ट हम सीधा नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते। नाइट्रोजन किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? वो पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब इसके बाद में आप एक बात और देखिए कि पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण कौन सी गैस के द्वारा किया जाता है? तो वो आप ध्यान रखना, नाइट्रोजन है। नंबर 6, पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण करती है कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। अब इसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर की। जो ये नाइट्रोजन गैस है, ये क्या होती है? रंगहीन होती है, गंधहीन होती है। ना ही इसका कोई रंग होता है और ना ही इसकी क्या होती है? गंध होती है। और ना ही इसका क्या होता है? स्वाद। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन है वो गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। 7 की बात कर ली। अब नंबर 8, किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन की बात कर रहे थे। जो नाइट्रोजन का मृदा में स्तरीकरण होता है वो कैसे होता है? देखिए, जैसे हमारे पास ये क्या है? पेड़ पौधे। जैसे पेड़ पौधे पूछ लिए, यानी पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे का मतलब यानी लेग्यूमिनस नाम के जो पौधे होते हैं, पौधे और वह शैवाल, इनके द्वारा नाइट्रोजन ग्रहण कर मृदा में क्या किया जाता है? मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। किसके द्वारा? लेग्यूमिनस पौधे व शैवाल के द्वारा। अब बात करें जैसे नाइट्रोजन की, जैसे मान लो हम दलहन फसलों की बात करते हैं। किसकी? दलहन। दलहन फसलों की बात करते हैं तो इनकी जड़ों में है एक पाया जाता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा भी
वायु में स्थित नाइट्रोजन का, यानी जो वायु में स्थित नाइट्रोजन का मृदा में क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। कौन? ये राइजोबियम जीवाणु, ठीक है ना। इसे कहते हैं नाइट्रोजन फ्रिक्शन, ठीक है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से मृदा में नाइट्रोजन क्या क्या होता है, स्थिरीकरण होता है, ठीक है। ये तो किसकी बात आ गई, नाइट्रोजन की, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी हमारी क्या हो गई, नाइट्रोजन हो गई। अब इस नाइट्रोजन के बारे में ये कहा जाता है कि यह गैस है, यह गैस अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीकरण में क्या होती है, सहायक होती है। ये भी एक बात थोड़ी आप ध्यान रखना कि यह गैस है वो अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीकरण में क्या होती है, सहायक होती है। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो इससे पहले एक छोटा सा और रह गया इसका, वो देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे 9 नंबर की, यानी किसकी, नाइट्रोजन की। जो एक रह गया था ना वो है ये नाइट्रोजन, यानी वायुमंडल में है, वायुमंडल में नाइट्रोजन 7 फॉर्म में पाई जाती है, यानी 7 प्रकार की पाई जाती हैं, 7 प्रकार। अब ये 7 प्रकार देख लीजिए कौन कौन से। जैसे नंबर 1 NO2 यानी N2 यानी नाइट्रोजन, जो सौंदर्य रूप में पाई जाती है वो। नंबर 2 N2O2। नंबर 3 NO। और नंबर 4 NO2। तो इसकी बात कर रहे हैं, N2O2 की बात कर रहे हैं। तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान से देख लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और NO2 होता है ये नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। इसको समझिए आप। N2 यानी नाइट्रोजन, ये तो समतल रूप में पाई जाती है। जो ये तीनों हैं ये नाइट्रोजन के क्या हैं, ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन कौन से हैं, तो आप देख लीजिए। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। अब इसके बाद बात करते हैं किसके, नंबर 5, 6 और 7 की। नंबर 5 कौन सा है, जैसे एक आता है NH, एक आता है NH3, एक आता है HNO2, ठीक है। तो ये तो होता है अमीनो, ये होता है अमोनिया, और ये होता है नाइट्रस एसिड। तो ठीक है, ये तो 3 नाइट्रोजन के क्या होंगे, ऑक्साइड होंगे। और ये 3 नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यानी जो ये इन तीनों में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो हाइड्रोजन के साथ संयुक्त रूप में पाई जाती है, कंपाउंड्स में पाई जाती है। कौन से, एक तो NH यानी अमीनो में, NH3 यानी अमोनिया, HNO2 यानी नाइट्रस एसिड। तो इन तीनों में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या पाई जाती है, सम्मिलित रूप से पाई जाती है। ये तो हो गए नाइट्रोजन के 7 प्रकार।
अब इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। बात किसकी करें अब? नंबर 2 गैस है वो है ऑक्सीजन। पहले क्या? आयतन, फिर इसका भार। आयतन 20.94%, भार की बात करें 23.14%। ठीक है, छोटा सा ही है। इसमें ऑक्सीजन के 2-3 बातें हैं, वो देख लीजिए। ऑक्सीजन का अध्ययन किसने किया था? तो नाम लिख देंगे, जोसेफ प्रिस्टली ने। ठीक है। नंबर 2, ऑक्सीजन एक क्या है? प्राणवायु है। नंबर 3, जीवित जंतुओं में 70% एटम का निर्माण कौन सी गैस करती है? तो आप लिख देंगे कौन सी? ऑक्सीजन। नंबर 4, पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कौन सी गैस करती है? ऑक्सीजन करती है। ठीक है। अब ऑक्सीजन वैसे 2 प्रकार की होती है। एक देखो, नंबर 1 आणविक ऑक्सीजन, जैसे O2। और नंबर 2 विघटित ऑक्सीजन, जैसे मान लो ओजोन टूटती भाई O+O+O, ये तो क्या हो गया? विघटन। अब का सर ये क्यों बताया? कई बार इनकी ऊंचाई पूछ लेता है। जो आणविक ऑक्सीजन है वो 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और बात किसकी कर रहे हैं? विघटित की बात कर रहे हैं। तो आप ये लिख दोगे 60 किलोमीटर की ऊंचाई से अधिक, यानी 60 किलोमीटर की अधिक ऊंचाई से तो क्या पाई जाती है? विघटित ऑक्सीजन। और आणविक ऑक्सीजन की बात करें जो धरातल से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो ये छोटा सा था किसके बारे में? ऑक्सीजन के बारे में। अब इसमें ऑक्सीजन के बारे में एक बात तो ये है कि वस्तुओं को जलाने में क्या होती हैं? सहायक होती है। तो वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। अब तीसरी गैस की बात करते हैं, वो है हमारी ऑर्गन। हाँ तो देखिए, तीसरी गैस कौन सी? ऑर्गन। 2 ही बातें क्या है? महत्वपूर्ण है। वैसे इसकी खोज की बात करें इसकी खोज है वो रेमजे ने की थी। और आयतन और भार, आयतन बताया था 9.93%, भार बताया था 1.28%। ठीक है, ये तो हो गया इसका। ठीक है, ऑर्गन का। हाँ, इसकी महत्वपूर्ण नंबर 1 बात देखिए, 2 ही महत्वपूर्ण बात है इसकी। तो नंबर 1 तो ये है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले वाली अक्रिय गैस, तो वो उत्तर क्या होगा? ऑर्गन होगा। ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है,
विद्युत बल्ब में इसी गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। तो ये होगी हमारी ऑर्गन। नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, और अब पढ़ा है हमने ऑर्गन के बारे में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नीचे जो लाल बटन दिया है सब्सक्राइब का, उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस टॉपिक से संबंधित जो PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।